17th एलिमेंट। फिर कल बारात आई, है ना। 9 8 17, 17 18 35, 18 53, 53 32 85। हीलियम, हीलियम के बाद 2s2 2p5, क्लोरीन, नियॉन 3s2 3p5, ब्रोमीन, आर्गन 4s2 3d10 4p5, आयोडीन, क्रिप्टन 5s2 4d10 ip5, आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद जेनन 6s2 4f14 5d10 6p। ठीक है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब्सेंस है, absence of vacant d orbital। यहां पे 3d प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, है ना। फ्लोरीन के एनामोलस बिहेवियर में वो आ जाएगा। थोड़ा सा और देखना है, क्लोरीन, नियॉन 3s2 3p5 3p5 और 3d खाली है। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 में 5 इलेक्ट्रॉन, 3d में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 5 घर यहाँ पे खाली है। ऐसे हालात में क्लोरीन फ्लोरीन एक वैलेंसी शो करता है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक वैलेंसी शो करेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कितना क्लियर है, एक वैलेंसी शो करेगा, जिसमें एक वैलेंसी शो होगा उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। और यदि पूछा जाए कि लोन पेयर कितना होगा, तो 3 गो लोन पेयर होगा, ये और ये लोन पेयर है क्या, तो 3 लोन पेयर होगा, एक वैलेंसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब यदि आगे बढ़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे यहाँ पर, तो s में तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये जो है 5, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन की 3 वैलेंसी दिखेगी सब में sp3d होगा, और लोन पेयर 2 ठो रहेगा क्या। फिर ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन 2, ये 3 और ये 5, तो ये 2 तो रह ही गया, 1 2 3 1। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यदि ये आएगा यहाँ तो अब इसकी वैलेंसी ज्यादा ही कुछ कर दिए क्या,
एक बढ़ गए। एरो बाद में देना था ना। अब जो है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और लोन पेयर हो जाएगा 1, ये लोन पेयर रहेगा। अब ये कूद कर कर करके यहाँ आएगा, तब इसका स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ 3, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तब क्या क्या हो जाएगा, ऐसा यदि होगा तो वैलेंसी कितना होगा, 7, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3 और नो लोन पेयर, है ना। मॉलिक्यूल तो यही इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होगा, बाकी सब हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल होगा। यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेंट्रल एटम पे जोड़ोगे तो 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 14 है ना। BRF3 एग्जाम्पल, कितना चीज यहीं पे लिख दीजिए। तुम लोग अलग पेज में लिखोगे, उसी के बाद थोड़े ना लिखोगे। तो एक बच्चा 11th वाला ऐसे कर रहा है, एक बार ऐसे 2 लाइन खींच दिया, फिर बड़ा करके तीसरा लाइन खींच दिया, तो बोलता हम कहाँ लिखे। बोले तुम नीचे नहीं लिख रहे थे, लाइनें खींच के हाँ लाइनें खींच के लिखे। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड बनेगा IF या ICl, यहाँ 3 वाला में बनेगा BRF3, यहाँ बनेगा BRF5 और यहाँ बनेगा BRF7। हम BRF3 का कितना बार पूछा होगा हाइब्रिडाइजेशन, एगो I3- का पूछते रहता है, तो I3- यही ना है, माइनस होने Br गया, तो I3- का हाइब्रिडाइजेशन sp3d या Br3- का हाइब्रिडाइजेशन, लिखिए फटाफट। पीछे वाली तो भी शुरू भी नहीं की, कहाँ चिंता में खो जाती, चिंता करके कुछ नहीं होगा। यहाँ टेंशन में बच्चों को सहारा नहीं दिया जाता है, वो सर का काम है, हम लोग सहारा देंगे, लेकिन घर में जो गार्जियंस हैं ये सहारा नहीं देते। तुरते तुरते जो है सफिक्स प्रीफिक्स लगा देंगे नाम के आगे पीछे, पता नहीं काका 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 बोलेंगे। हमारी कहने का मतलब था आगे में बोलेंगे, हो सकता है पीछे में भी बोलें
तुम जो सफिक्स प्रीफिक्स कर रही हो वो नहीं, तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पीछे बोलेंगे, लेकिन बोलते जरूर है। अजीब जी। और ये चीज बहुत ज्यादा है हमारे 3 जगहों पे, यूपी, बिहार और झारखंड। यहाँ पे पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, पहले उनके प्रेशर में बाबूजी को बोलना पड़ता है। तो वो बोलते हैं। हाँ, बुजुर्ग लोग मोबाइल देख के और चिढ़ जाते हैं। मोबाइल देख, अरे वो तो हम भी देखते हैं ना मोबाइल बाबूजी के सामने, तो हमको सुनना पड़ता है अभी भी। पता नहीं, वो ऐसे उसको कोई पूछ दिया कि कहाँ है, वो कहीं होगा मोबाइल वोबाइल देख रहा होगा ज्यादा को। बाबूजी। वही। हाँ, बैठे हुए। उनको लगता है कि वहां पे हैं तो इन फ्रंट में वहीं पे बैठे हैं, हमारे लिए ये लगता है, हम इसलिए सुनते हैं। अब उनके साथ बैठे रहे दिन भर, इन फ्रंट बैठे रहे, घर के आगुवानी में बैठल रहे, तो हमारा कुछ काम ऐसा है कि भाई जाकर के उधर में शांति से ना कुछ काम होता है। नेट वाला काम कितना शांति से होता है, यदि काम कर रहे हो तब। आलन फन कर रहे हो तो शांति का क्या जरूरत है। लेकिन यदि इनपुट डालना है तो एक एक चीज को बड़ी सोच समझ करके उसमें भरना उड़ना होता है। तो हम लोग काम इसमें क्या करते हैं, वही सब ना कुछ करते हैं, बैंकिंग का काम, कुछ इधर कुछ उधर, प्रोजेक्ट वगैरह का काम, तो हम लोग तो ये करते हैं, लेकिन बाबूजी के दिमाग रहता है वो तो। मोबाइल देखा है, इसलिए तो बहुत खराब बात है, आप लोग के लिए तो बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं, चूंकि समाज से सुने क्या है कि उसमें क्या रहता है, तो सब खराबे बस सुने हैं ना, सुन तो लिए हैं कि पढ़ने के नाम पे बच्चा सब आजकल मोबाइल ले रहा है और पढ़ रहा भी नहीं किया है, सब गेम खेलता है, जुओ खेलता है, और तीन पतिया वगैरह जो खिलाता है उसमें, गांव में बहुत ज्यादा खेलता है, लूडो खेलता है, तीन पतिया खेलता है। हाँ, तो वो रमी वगैरह खेलता है, ये सब जानते हैं उन लोग। इनफेक्ट हमारे भाई तो बहुत उम्र के ना होंगे, लेकिन उनको पता है कि उसमें ये सब रहता है। तो आज से 2 साल पहले रिसर्च किए, तो उनको भी सोचे कि दे देते हैं। तो नहीं, एक आध महीना रखे उसका कहे ये न चलेगा हमसे, ले जाओ। ये दबाते हैं, घेरा लग जाता है केकरा। फोन करते किसी को होता, किसी को है, बोलने लगता है कि चलिए ठीक, थोड़ा आँख को कमजोर हो जाता है, तो ये मामला है। लेकिन वो सोच लिए उसके लिए गलत तो गलत ही है, मैंने तो सोच पे डिपेंड करता है। कुछ हद तक सही भी है, लिख लिए, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चा लोग यहाँ पे। अब हमको ये बताइए आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे लगाना है, किस किस पहले किस किस में लगेगा, किस किस ऑक्सीडेशन नंबर में लगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को कूदना होगा तभी लगने लगेगा, क्योंकि यहां पर तो डी आ गया ना, तो 3D आ गया, अब 4 पाइप है, तो 4D है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जब P से D में कूदेगा तो यहां तो नहीं लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ जंप कर रहा है तो लगेगा क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो लगेगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ जंप करेगा तो लगेगा।
और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 7 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। 7 ऑक्सीडेशन नंबर में इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्टिव हो जाएगा, सब में नहीं, है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज टू शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी सिर्फ +7 वाले की डिक्रीज करेगी नीचे जाने से, स्टेबिलिटी तो सबकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी तो जंप कराने में लगेगा ही ना, इसमें और ज्यादा लगेगा, तो +7 वाला और ज्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन इस ये भी अनस्टेबल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नीचे जाने से सबकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। सिर्फ एक ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी नीचे जाने से बढ़ेगी, वो वन वाला, क्योंकि वो कंपाउंड जो बनेगा आयनिक बनेगा, और बाकी जो 3 5 7 का जो कंपाउंड बनेगा सब कोवैलेंट बनेगा। कोवैलेंट में ही ना कंसेप्ट है हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल का, आयनिक में तो कंसेप्ट ही नहीं है उसका। नेक्स्ट हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो फिर कल बारात आई आंटी, आंटी को तो छोड़ ही देना है, रिएक्टिविटी में रेडियो एक्टिव है आंटी, रेडियो एक्टिव, अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है ना। -1 -1 -1, ये तो टॉक्सिक है। इतने बड़ा टॉक्सिक, तो टॉक्सिक तो है ही। अब देखो ये वाला जो लिखे हैं ये गलत, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +1 नहीं होता है, तो एक ही हो सकता है और मात्र एक ही होगा, वो -1 है ना। +1 मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जैसे बाकी के लिए लिखते हैं वो हो सकता है, लेकिन चूंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है तो प्लस तो उस पर आप दे ही नहीं सकते, उसी के वजह से क्लोरीन पे प्लस बनाएगा। जब ClF बना देगा तो फ्लोरीन पे -1 दीजिएगा, तब ना क्लोरीन पे +1 दीजिएगा, ठीक है। तो इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 +3 +5 और +7, +3 +5 और +7, +3 +5 +7। ठीक है, -1 वाला जो भी कंपाउंड होगा ये सब आयनिक बनेगा और ये सब कोवैलेंट बनेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। नीचे जाने से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी।
ठीक है, बढ़े आगे। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। अच्छा, फ्लोरीन की एनामोलस बिहेवियर होगी। फ्लोरीन शोज एनामोलस बिहेवियर। पहला, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर्म एक ही बॉन्ड बनाता है ना, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता इसमें, है ना। तो फ्लोरीन की वैलेंसी एक ही है ना, तो पी पाई इसमें इंक्लूड नहीं करिएगा। एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, सबसे छोटा है पहला, इज ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। दूसरा, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा बेईमान एलिमेंट, सबसे बड़ा बेईमान नेगेटिविटी, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा बेईमान कौन है? ऑक्सीजन, है ना। और तीसरा बड़ा बेईमान क्लोरीन। तीसरा, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है हमेशा, इस साथ हो जाता है इसका, तो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी जानते हैं ना, इसी से शुरू हुआ था, फ्लोरीन से ही शुरू हुआ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में HF मॉलिकल था, अरे सुनो ना मेरी बात, आपसे में लगल रहता है। HF ही मॉलिकल से डिस्कवर हुआ था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF में सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां प्रेजेंट है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो HF में हुआ ये था कि HF मॉलिकल को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट। तो HF मॉलिकल को आइसोलेट करने के बजाय उनको मिल गया H2F। अब ला, H2F कैसे हो गया? अब साइंटिस्ट परेशान। तो साइंटिस्ट परेशान हुए कि फ्लोरीन का दो वैलेंसी दिखाई थे। तब उनको दिखा कि अरे HF तो ढेर सारा मॉलिकल एक साथ रखते हैं और सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना मजबूत हो जा रहा है यहाँ पे कि ये आयनिक बॉन्ड दोनों के बीच जो है उसको तोड़ के अपने साथ ले रहा है। अरे ये फ्लोरीन की वैलेंसी से नहीं हुआ, ये ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वजह से, है ना। ये स्यूडो बॉन्ड था, ठीक है। तो फिर कहा गया ना ना ना, ये H2F नहीं होता है, मतलब आइसोलेट करने में दिक्कत हो, है ना। तो इतना मजबूत होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे? HF में। ये अलग से लिख देना, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF। इतना स्ट्रॉन्ग कि पड़ोसी का फ्लोरीन, पड़ोसी का हाइड्रोजन जो है ना वो उठा के ले आता है, इतना मजबूत, है ना। जबकि उतना मजबूत वो अकेले होता नहीं है, लेकिन ग्रुप में उतना मजबूत है ना, ग्रुप में। तीसरा के बाद चौथा, absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital, it can't expand, है ना। absence of vacant d orbital की वजह से क्या होता है कि इसकी कोवैलेंसी 3, 5, 7 ये सब नहीं होगी। absence of vacant d लिखिए दी ऑर्बिटल। और कोई बात? तो फ्लोरीन के एनामोलस बिहेवियर के ये 4 कारण हो, ठीक है। कह सकते हैं इनएबिलिटी टू फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, इनएबिलिटी टू फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो ये तो नहीं बनाएगा, इनएबिलिटी है
inability to form d pi p pi bond. एक और इसमें यदि हम ऐड करना चाहें, है ना, वो तो ऐड नहीं किए इसमें, तो है ही नहीं, होती क्यों है ये कारण है, तो सुनना थोड़ा सा बात ध्यान से। फ्लोरीन मॉलिक्यूल को मोस्ट रिएक्टिव कहा जाता है। कारण क्या है पता है? फ्लोरीन फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी स्मॉल साइज, लोन पेयर कितना ज्यादा है बताओ? ये इसको रिपेल करेगा, 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 सबसे ज्यादा रिपल्सन। इसी रिपल्सन में ये इसका ये बॉन्ड टूट जाता है, और वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव। व्हाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव कहे, तो आपको बोलना ये चाहिए कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। अब पूछे कि क्यों कम है, तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज देयर विल बी 3 लोन पेयर रिपेलिंग ईच अदर। तो रिपल्सन से ही बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ने की जरूरत कहाँ है ना? तो वेरी लेस bond dissociation enthalpy of F2, देखना ड्यू टू स्मॉलर साइज लिखोगे ना, कॉन्ट्रडिक्शन भी है। स्मॉलर साइज मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम मतलब मजबूत, तो मजबूत हो गया, यहां तक लिख के छोड़ेंगे तब, है ना? स्मॉलर साइज है, बॉन्ड लेंथ छोटा तो है ही है, लेकिन उस छोटे जगह में रिपल्सन ज्यादा है ना? ड्यू टू स्मॉलर साइज देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन repel each other with a stronger magnitude. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइम में बीत जाता है, टाइम में बहुत जल्दी बीत जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज निकल के कह देना कि उस तरह का मजाक मेरे साथ नहीं करना, नहीं? कितना बुरा बुरा ख्याल गया होगा मन में उतना ही देर में कि सब दोस्त बेकार है, हमको दोस्ती नहीं करना चाहिए। नहीं तो मोबाइल ले लेता मेरा। बड़े फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 जानते हो, एकदम से आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं। सबसे आसान फिजिकल प्रॉपर्टी इसी का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में
फ्लोरीन और क्लोरीन में अंतर है, बाकी सब बहुत स्मूथ, इसलिए इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर कल बारात आई आई तक ही रहेंगे नहीं। आंटी तो टॉक्सिक बताई ना, ये गैस है, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर I2 के फॉर्म में। नीचे जाने से एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, बढ़ेगा तो जनरली कह देते हैं, लेकिन थोड़ा कम बढ़ता है ये सब बताएंगे, है ना। बढ़ता है लेकिन थोड़ा कम ही बढ़ता है, क्योंकि डी और बाई चला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह लगता है, तो वो माइन्यूट बातें जो है वो पीछे ऐसे एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, आयनिक रेडियस भी इंक्रीज ही करेगा। आयनिक रेडियस देखो इसी का नहीं होता है, आयनिक रेडियस होता है F माइनस Cl माइनस Br माइनस, कहने का मतलब आयन कह दिए तो वो हो गया, है ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, बहुत ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन डिक्रीज ही करेगा नीचे जाने से। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नीचे जाने से बिकम लेस नेगेटिव लिखेंगे, बिकम लेस नेगेटिव। एक ठो को छोड़ के सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है ना, तब फ्लोरीन आता है। सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है तब फ्लोरीन आता है, और क्लोरीन का 349 और फ्लोरीन का 333, -333 -349 फ्लोरीन क्लोरीन, -325 -295। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई, उसके बाद फ्लोरीन की, और तब ब्रोमीन की, और तब आयोडीन की। इसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिसोसिएशन, ये सब मॉलिक्यूल का होता है, ये सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, और ये सब है ना, समझ रहा है ना, जब समझता है सब। डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, पहले से ही चल रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि कहा जाए तो क्या कहिएगा? एक्चुअली में ट्रेंड होना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, क्योंकि बॉन्ड का लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ जब बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी को घटना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन का तो ज़्यादा ही कुछ कम है, आयोडीन के ठीक ऊपर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना F2 का कम है, तो क्लोरीन के बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी
डिक्रीजेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। एक 158, 242, 192, 151 किलो जूल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया क्लोरीन का। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, और तब आएगा फ्लोरीन का, और तब आयोडीन। ईसन का बहुत पूछता रहता है, ईसन के पूछता रहता है, तो दिमाग में उतना ही रखना भी रहता है। जनरल जो ट्रेंड हो गया उसको क्या रखना है, वो ट्रेंड तो जनरल बात विचार हो गया, जो स्पेशल ट्रेंड है उसी को। एक मार्कर पेन आता था, नहीं अभी वो आता है मार्कर, स्पार्कल जो रहता था ना, वो रंग दे देते पहले लोग, हाइलाइटर, ग्लिटर। अब तो उससे, हाँ तो उसे उसे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, उसको रंग देना चाहिए। अब बाकी उसको खराब खराब बात को कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सब फिर तो रंगने बराबर हो गया। तो ई सबको वैसे ही रंग देना चाहिए, बाकी सब सादा से छोड़ देना चाहिए, ताकि पेज वगैरह पलटे तो वो बातें दिमाग में आ जाए। हो गया कोवैलेंट रेडियस, एटॉमिक नंबर हो ही गया। अब ये क्वेश्चन है, रुकिएगा थोड़ा सा, इसको लिखिए। ऑल्दो क्वेश्चन लिखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, ऑल्दो, हाँ रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, है ही सामने दिख रहा है, इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू क्लोरीन, कॉमा फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमा के बाद फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। वाई, देखो 2 पॉइंट था, दोनों इंफॉर्मेशन भी था, खाली क्वेश्चन के जैसा नहीं ट्रीट करना है ना, वो इंफॉर्मेशन भी और सवाल भी जेन्युइन है। हाँ क्या बोलना चाह रहे, क्या रीजन देगी बताओ, तो लिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। हाँ वो तो दोनों अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम मेजर किससे करते हैं, वो तो कह ही रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करते हैं, और जो एनर्जी खर्च होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ही है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट है, तो सबलवे तो वही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन है, तो फिर फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, जल्दी टूट जाता है, ये एक तो अच्छा बात रहता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। और साथ में एक रीजन और है, नहीं लिखिए रीजन, रीजन लिखिए खाली, इट इज ड्यू टू, आप लोग क्या लिखिएगा रीजन,
वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वेरी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो पहला बार मैं बोली उसको टिक करेगी तो बिल्कुल कट जाएगा एकदम, ऑप्शन में रहबे करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वही लिख ले, वही ये प्रॉपर रीजन है, ड्यू टू वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और दूसरा, दूसरा यदि ऑप्शन में वो भी हो तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जितना छोटा रहता है ना आयन, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है ना, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। यदि यहाँ से हमें कहा जाए कि हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड बना दीजिए, तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज है जो ऊपर, हाइड्रेशन एनर्जी देखो। नहीं नहीं, इतना छोटा बात नहीं है जो तुम लोग ऐसे हंस दोगे। एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ये एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस, अलग से सबसे आगे करके लिख देना। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब होता है एफ माइनस, वो एटम का नहीं होता है, आयंस के होते हैं, आयंस के होते हैं, अलग से लिखेगा एफ माइनस सी एल माइनस करके। स्मॉलर द आयंस हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग में करवाए होंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन बात हमारी सुनो समझोगे तब ना, किसी की रिएक्टिविटी जब डिसाइड करनी है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी से डिसाइड नहीं होता है। ये सवाल तुम्हारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए, हम जो बोल रहे हैं सुनो। 10वां तक लगता था कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, इसीलिए 10वां के रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम ऊपर लिखा हुआ था। लिथियम लिखने का हक भी नहीं है किताब को, और समझा पाना भी मुश्किल है उसको, है ना। पोटेशियम लिख के वो काम चला दिया। वही बात बताया था कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो उतना रिएक्टिव मेटल, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करे वो उतना रिएक्टिव नॉन मेटल। लेकिन इससे डिसीजन नहीं होता है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ इसी से डिसीजन नहीं होता है। दूसरा डिसीजन मेकर होता है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा डिसीजन मेकर होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो यदि मेटल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक, और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। चूंकि कोई भी रिएक्शन किसी न किसी मीडियम में होता है, सॉलिड स्टेट में कोई रिएक्ट करता नहीं है, तो गैसियस स्टेट में ला करके उसके इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ता है। यदि मेटल है तब, यानी सॉलिड कोई मेटल होगा, मेटल कोई सॉलिड होगा, तो वहां पे एक तीसरी एनर्जी की भी जरूरत है, सब्लिमेशन एनर्जी। यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर साइमल्टेनियसली। 1 sublimation energy, second hydration energy, and third ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बात पे डिपेंड करता है, मेटल की रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी 2 बात पे डिपेंड करती है। चूंकि नॉन मेटल सब कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले उसके बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो ये 2 एनर्जी जोड़ के जो सबसे कम आएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, ठीक है। और वो 3 एनर्जी जोड़ के सबसे कम जो आएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। तो उधर लिथियम निकल जाता है, इधर फ्लोरीन निकल जाता है, ठीक है। समझ में आए बात? हाँ क्या? तीन बातें ना, जहाँ डी ब्लॉक का तो सवाल है ये। हाँ डी ब्लॉक का ही सवाल है, वो पूछा होगा क्रोमियम के इतना ही होता है तो फलना जो है ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। 3 एनर्जी जोड़ के होता है, क्लियर है ना। देख लिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HFHCl HBr HI बनाएगा। ना कि 10वां से जानते थे, दिमाग में एक वो बात था कि HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। अरे तो उस समय HBr HI HF नहीं जानते थे ना। यहाँ पर HCl आपको कम एसिडिक दिखाई दे रहा होगा, HI ज्यादा एसिडिक दिखाई दे रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने से बढ़ता है, कॉन्सेप्चुअली बढ़ना ही है,
क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, आसानी से जो हाइड्रोजन दे देता है ना उसको ज़्यादा एसिडिक कहते हैं। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा था, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा तो किसी में जल्दी जुड़ जाएगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी साइज पे डिपेंड करता है, इसलिए नीचे जाने से इंक्रीज ही होगा, जनरल ट्रेंड यही है। लेकिन उधर में HF जो है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इसके वजह से उसका इंटर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अब ज्यादा तो कितना ज्यादा थे, HI से कम एक बार होगा, बाकी HF सबसे ज्यादा दिखाई दे ही रहा होगा। क्लियर। एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना ही pKa का वैल्यू घटने को बताता है, ये दोनों सेम ही है। अब सवाल में कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कभी pKa का वैल्यू भी रहता है। दूसरा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, लिख दिए। इसके अलावा भी ब्रोमीन ऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन एक ऑक्साइड और बनाता है ClO2। और देखो है क्या ना कि ये जो ऑक्साइड लिखे हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड से है ना, जैसे क्लोरीन -2 तो ये +1, ये -2 तो ये +3, ये -2 तो ये +5, ये -2 तो ये +7, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती नहीं करना है, इसमें पूछे कि ये स्टेबल की ये स्टेबल की ये स्टेबल, तो हम लोग जनरली नीचे जाने से स्टेबिलिटी डिक्रीज करते थे, यहाँ पे रुक जाना है। आयोडीन के कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, ब्रोमीन का सबसे कम। तो इसमें दो फैक्टर काम करने लगता है, हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे सिर्फ थर्मोडायनामिक फैक्टर देख के काम करते थे, यहाँ पे थर्मोडायनामिक और केमिकल काइनेटिक्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों को देख के काम यदि करते हैं केवल थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट से, तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो बाकी देख क्यों रहे हैं, है ना। तो पहला सवाल होता है कि बाकी देखने की जरूरत क्या पड़ी,
तो एक्चुअली में दोनों काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट और ये सब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो ये भी कम नहीं है, ये इससे ज्यादा ही बेईमान है, और ये थोड़ा ही कम है, और ये उससे थोड़ा ही कम है। समझ रहे हैं? तो दो बेईमान के बीच रिश्ता है, एकदम से बेईमान। तो दोनों बेईमान है यहाँ पे, एक नॉर्मल वाला बेईमान नहीं है, दोनों उम्दे किस्म का बेईमान है। तो अब दो बातें हैं, एक तो बॉन्ड जो बना है वो कौन से भरोसे पे बना है, और दूसरा काइनेटिक्स मतलब मैकेनिज्म है ना, कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो मिडल रो एनामोली, ब्रोमीन और क्लोरीन के साइज में थोड़ा ही का अंतर होता है, तो मिडल रो एनामोलीज के बिहेवियर के वजह से सबसे ज्यादा अनस्टेबल ऑक्साइड ब्रोमीन का होता है ना, ये लिखना पड़ेगा, ये ट्रेंड वाला में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब अनस्टेबल कौन, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज मोर स्टेबल, है ना। तीनों के तीनों ऑक्साइड्स पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रोना ही था, टूटेगा कुछ भी तो ऑक्सीजन चाहे क्लोरीन, ऑक्सीजन चाहे ब्रोमीन निकलेगा, कदरों जोड़ेगा तो इधर जोड़े उधर जोड़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाला ऑक्साइड है, चूंकि लेस स्टेबल है, जल्दी टूट जाएगा, है ना। तो एक तो वो पॉइंट में से लिखना है बात, ट्रेंड एक आध को देखते हैं, ऐसे इसमें रेगुलर है नहीं, लिखिए। ये उतार लिए, पॉइंट करके लिखिएगा, ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन सबका पॉइंट्स लिख दें। ऑक्सीजन का कहानी अलग ही है, ये बाकी सब नहीं बनाया, इसका कारण तो साफ है कि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो वो 3 5 7 तो बना ही नहीं सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके डी में भेजेंगे तभी ना 3 होगा। तो ऑक्सीजन को उसको तो बनाना चाहिए था एक के को OF2, तो फ्लोराइड ही सिर्फ स्टेबल होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में, और वो है OF2, O2F2 नहीं। तो पहला पॉइंट OF2 पॉइंट में इज थर्मली स्टेबल, हाँ थर्मली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट O2F2 ऑक्सीडाइजेज प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 2 TO2 PuF6 यानी प्लूटोनियम में फ्लोरीन जुड़ गया है, आप देखिए, है ना। क्या कह रहे हैं कि O2F2 को यदि हम रिएक्शन कराएं प्लूटोनियम से, तो प्लूटोनियम को PuF6 बना देते, फ्लोरीन इससे टूट के निकला और उसमें जाकर के जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ ना, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन हुआ ना 0+6, प्लूटोनियम का क्या हुआ इसमें ऑक्सीडेशन, तो दिस वन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, है ना। अब इसमें आपको जानते हैं क्या पूछता है सवाल कि न्यूक्लियर फ्यूल को ऑक्सीडाइज कौन करता है? न्यूक्लियर फ्यूल मतलब कि वो थर्मो क्या बोलते हैं, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कचरा प्लूटोनियम, उसको ऑक्सीडाइज करके PuF6 में कन्वर्ट कर देता है, इसको कहते हैं स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, मतलब बर्बाद हुआ न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। स्पेंट मतलब इसकी एनर्जी आपने निकाल ली है थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है।
तो O2F2 is a oxidizing agent and it oxidizes plutonium to PuF6। PuF6 लिख के ब्रैकेट में लिख देना स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट वर्ड समझता है ना? स्पेंट वर्ड समझते हैं? जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी निकल गई होती है वर्क में, काम करने में, उसके बाद जो मॉलिक्यूल बच जाता है उसको स्पेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे स्टीम इंजन से, स्टीम से रेलगाड़ी चल गया तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल तो बच ही गया ना, वो ये मॉलिक्यूल तो एनर्जी लेके गया था, एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज उसके बाद जो मॉलिक्यूल बच गया स्पेंट मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट, पहले तो ये लिख दीजिएगा, आउट ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन oxides of iodine is more stable, oxides of iodine is more stable than chlorine, than chlorine, than bromine, than bromine, than bromine, according to thermodynamic, according to thermodynamic and kinetic effect, according to thermodynamic and kinetic effect, ठीक है। वो लिखे ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी, वही वाला आएगा इस पर मेडिकल में, ऑक्साइड कौन ज्यादा स्टेबल। तो आयोडीन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा क्लोरीन के ऑक्साइड से और ब्रोमीन के ऑक्साइड से, है ना? इसको यहाँ पे मिडिल रो एनामोलस बिहेवियर भी कहते हैं, क्योंकि ब्रोमीन पीछे हट गया है। मिडिल रो एनामोलस बिहेवियर ऑब्जर्व इन ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, है ना? नीचे लिखिए ना, इसके नीचे लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? क्या हाँ बोले नहीं थे, लिख के बोले थे, लिखने बोले। ये क्या हो गया? इट इज ये तो लिखे ना, ये कौन कौन से फैक्टर के वजह से ये सीरीज हुआ? अकॉर्डिंग टू थर्मो डायनामिक यानी हीट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक फैक्टर, दोनों मिला करके ये बातें लिखी गई। और इस बात को हम लोग कहते क्या हैं? मिडल रोज एनामोलस बिहेवियर, यही बोले थे। क्या बोलते हैं? हाँ, मिडल रोज क्या होता है? तो यहां देखिए मिडल रोज क्या होता है बच्चे, दूसरा तीसरा, इधर में ही चौथा है, इधर पांचवा छठा, तो बीच में आया ना ब्रोमीन। तो मिडल रो एनामोलस बिहेवियर ऑब्जर्व इन केस ऑफ, middle row एनामोलस बिहेवियर ऑब्जर्व इन द केस ऑफ,
ठीक है। पुलिस लाइव बता तो लाइव नहीं हो रहा है, कहाँ की? इतना बताने के बाद याद ही आया। हाँ रिकॉर्ड कर, हाँ वो डाल देंगे बाद में, बता दें। अरे याद रहता, हम लोग ऑफलाइन वाला मास्टर है नहीं, ऑफलाइन रिकॉर्ड करना है। आगे आगे, अब देखो पूछता यदि है सवाल कि आयोडीन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, तो हम क्या बताए कि यहाँ पे दो बेईमानों के बीच रिश्ता है, दोनों एक पर एक बेईमान है, तो यहाँ पे बॉन्ड की पोलराइजेबिलिटी पे बात डिपेंड कर जाती है, किसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना। तो आयोडीन वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है ये तीनों सीरीज में। तो ऑक्सीजन किसके साथ अच्छे से रहेगा, तो ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन के साथ ज्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पोलराइज कर रहा होगा अपने तरफ, है ना। तो पूछा जाए कि वाई ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन्स आर मोर स्टेबल, कहेंगे ड्यू टू ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में जितना पोलराइजेशन उतना ज्यादा आयनिक नेचर आ जाता है, आयनिक होने लगता है बॉन्ड तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो नीचे लिखिए कि ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन are more stable due to greater polarizability, greater polarizability, greater polarizability of bond between iodine and oxygen. आयोडीन एंड ऑक्सीजन, है ना। स्टेबिलिटी आयोडीन वाले कंपाउंड की ज्यादा इसलिए है कि ऑक्सीजन आयोडीन के बीच के बॉन्ड की पोलराइजेबिलिटी, मतलब कुछ नहीं, मतलब सीधा आयनिक नेचर ज्यादा है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर ऑल्सो ClO2, उतना तो बना हुआ है ही है, इसके अलावा आर ऑल्सो ClO2, Cl2O6 which are highly reactive, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमा दे करके, नेक्स्ट पॉइंट ClO2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, कितना बार आया है ClO2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, which of the following is bleaching agent? ClO2 used as ब्लीचिंग एजेंट, जानते हो क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ClO2 से ऑक्सीजन निकलेगा और ब्लीच करने के काम में आएगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही ब्लीच करता है, वो चूंकि कलर्ड कंपाउंड को ये डिकलराइज भी कर देगा। जनरली जो कागज पे लिख रहे हैं आप, उसकी लकड़ी इसी ब्लीचिंग पे एजेंट से साफ होती है ना। कॉपी की
किताब दुकान में जाते होंगे ना, तो कॉपी का दो चार गो वेराइटी और दो चार तरह के दाम बताता है सेम पेज वाले का। थोड़ा श्याम वर्ण कॉपी रहेगा तो थोड़ा कम दाम। अब ये वहाँ से जितना ज़्यादा वाइट होते जाएगा उतना ज़्यादा दाम। मतलब है कि कितना बार ब्लीच हुआ है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम रिसाइकलिंग कितनी बार पेपर का। यदि ब्राउन कलर वुड का एकदम डीकलराइज करके तो वाइट हो जाएगा, बनना है पेपर को तो लकड़ी से ही, तो वहां पे डीकलरेशन के लिए यही ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ClO2, है ना। तो ClO2 एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड पल्प भी लिख देना साथ। ऐसे तो ब्लीच किसी को करेंगे, लेकिन वुड पल्प लकड़ी वाला, वुड पल्प कॉमा टेक्सटाइल एंड इन वुड पल्प PULP कॉमा टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। ये सब नॉर्मल जगह है, टेक्सटाइल और वाटर ट्रीटमेंट। कोई भी ब्लीचिंग एजेंट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। यदि पूछा जाए कौन सा ब्लीचिंग एजेंट डीकलराइज कर जाएगा, क्योंकि एगो ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग के पास रहता है CaOCl2, उसमें भी ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, इसीलिए वो भी ब्लीचिंग एजेंट है। यहाँ भी ऑक्सीजन क्लोरीन का बॉन्ड है, टूटेगा मॉलिक्यूल, तो ब्लीचिंग एजेंट यहाँ भी इसी वजह से। लेकिन स्ट्रॉन्गर ब्लीचिंग एजेंट जो कपड़े का कलर डिकलराइज कर दे वो यही ClO2 है ना। कपड़ा में यदि पीला वीला दाग वाग लगता है ना, तो लॉन्ड्री में देते हैं, लॉन्ड्री में जब देते हैं तो वो रंग को उड़ाता है ना। पीला या काला कोई दाग धब्बा लग गया बढ़िया कपड़ा पे, तो ब्लीचिंग एजेंट से ही साफ करना, उस कलर को डिकलराइज करेगा। थोड़ा फीका होगा, फिर थोड़ा फीका होगा, फिर कपड़े में मिल सकता है। हाँ आगे बोलिए। तो उसके लिए लिखें फैक्टर, थर्मोडायनामिक और केमिकल काइनेटिक फैक्टर है ना। थर्मोडायनामिक्स हो गया, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी देखेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, चूंकि दोनों का दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो काइनेटिक्स वाला फैक्टर ऑब्जर्वेशन से मिल के आता है। देखिए होगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए डेटा रहता है, तो वो दो चीज मिल गया। खाली थर्मोडायनामिक रहता तो एरो बना देते, नीचे जाने से डिक्रीज करता है, लेकिन नहीं बना पाए, उसी का वजह तो लिखा है कि ये थर्मोडायनामिक और काइनेटिक फैक्टर है, और इसके वजह से इसको हम लोग मिडल रोज एनामोलस बिहेवियर भी कहते हैं। दे विल ऑब्जर्व इन ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, नीचे लिखिए ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। इतना के अलावे BrO2 उसमें नहीं होगा, देखना BrO2, BrO3, दो ऑक्साइड उसमें नहीं होगा। आर द लिस्ट स्टेबल, यानी ब्रोमीन के ऑक्साइड का लिस्ट स्टेबल ऑक्साइड, आर द लिस्ट स्टेबल and exist at only low temperature, exist at very low temperature and act as very powerful oxidizing agent. And act as very good, very powerful, sorry very good नहीं, very powerful oxidizing agent। हाँ, वेरी गुड और वेरी पावरफुल में बहुत अंतर है। वेरी गुड हो गया तो अच्छा ही हो गया, पावरफुल मतलब जबरदस्ती ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट
I2O5, I2O5, next point, iodine pentaoxide, I2O5 is very good oxidizing agent, is very good। हाँ, लंद फंद नहीं करना है, यही सब में कहा जाता है कि एनसीईआरटी का किताब पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, यदि वो मोस्ट पावरफुल लिखा है तो मोस्ट पावरफुल में ब्रोमीन का ऑक्साइड जाएगा, और वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो आयोडीन का जाएगा, है ना। यहाँ पे पावरफुल में है कि आपको नुकसान पहुंचाने से उसका मतलब नहीं है, कपड़ा साफ होगा आपका हाथ खा जाएगा, पावरफुल ही है। कपड़ों साफ किया, आपका हाथ की रक्षा भी किया, तो वेरी गुड है ना। तो ये अंतर हो जाता है यहाँ वर्डिंग में, पावरफुल और वेरी गुड में दो अंतर है ना। दोनों स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन एक पावरफुल है और एक वेरी गुड है। चलिए, हो गया ऑक्साइड्स में सारी बातें। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल वाला रिएक्शन पढ़ के हम लोग करेंगे क्या, तो सब जानते ही हैं कि मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हम लोग जान ही रहे हैं, कि कुछ जानने लायक है कुछ नहीं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाँ ये वाली बात देख लेते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर वैसे पूरा लंबाई में लिख नहीं पाएंगे, ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स डैश, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, तो बना सकता है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। जैसे आयोडीन फ्लोरीन के साथ बना सकता है IF, IF3, IF5, IF7। दिस इज कॉल्ड इनर नहीं इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, है ना, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। सिमिलरली Br2 के साथ F2 रिएक्ट करेगा तो भी बनेगा BrF, BrF3, BrF5, BrF6, BrF7। है ना। और ये वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल सब जाएगा क्या, यहां पे सबसे पहले लिख दें एक्स डैश जो होगा स्मॉलर साइज हाइड्रोजन एटम, और एक्स जो होगा लार्जर साइज हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बता चुके हैं, मॉलिक्यूल का नहीं बताए हैं। हाँ, एक्स एक्स डैश लिनियर ही होगा, IF है, आयनिक बॉन्ड बनेगा, यही कंपाउंड आयनिक होगा, आयनिक।
XX3 वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? sp3d, पिछली क्लास में बताएं। ये यहाँ से दिमाग में जाना चाहिए बात। आप लोग बड़े लोग हो। देखो 3 sp3d, 5 होगा तो sp3d, यही बात पिछले दिन बताई है ना। आज भी निकला है बात तो दूर तक जाएगा, थोड़ा दूर तक खींचते हैं इसको। sp3d ये वाला, और ये वाला sp3d3, इसका शेप पूछा जाएगा। इसमें जनरली वही आता है यार, और इसमें कुछ आता है विशेष है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप ज्यादा आता है, लिख लेना टी से। वो तो लिनियर ही होगा, ये टी शेप रहता है ना। कैसे? जैसे आयोडीन है यहाँ पे, तो ये फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर इधर, एक तो लोन पेयर इधर, टी शेप। BRF5 4 गो और 1 गो, स्क्वायर पिरामिडल। टी शेप वाला तो भूलना ही नहीं यार। BRF3 का शेप कितना बार आया है। XX5, ये बार तो ये सब आया था नहीं। 4 गो इधर था, 4 गो उधर था, शेप ही तो पूछा था मेडिकल वालों के लिए। ये स्क्वायर पिरामिडल। अब इसको केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व कर लो या यहाँ पढ़ के सॉल्व करो। और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इंटर हाइलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइलोजन कंपाउंड से, सिर्फ हाइलोजन से, ये भी जान लेना है। लिख दिया? नीचे लिखो, इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर, इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर, पूछते हैं तुम लोग से, आयोनिक इक्विवेलेंट। क्या बोलोगे? याद नहीं है सर, पढ़े नहीं थे सर, क्या बोलोगे? हाँ, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर तो बहुत कम ही ना है, सेमी ग्रुप से जुड़ के बना है कोवेलेंट। अब इस कोवेलेंट में पोलरिटी बढ़ेगा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा। यानी आयोडीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है तो पोलराइज ज्यादा है, पोलर ज्यादा है, और क्लोरीन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है तो प्योर कोवेलेंट। जानना रहता है। तो इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर, and polarity of bond increases with increasing electronegativity difference. Increasing electronegativity difference. दूसरा पॉइंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जनरली गैस होता है, लेकिन ये सब ज्यादा सॉलिड होता है।
नीचे लिखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड। वो आप लोग को लगता होगा कि कौन सॉलिड कौन लिक्विड कौन गैस, कितना याद करेंगे, याद करना ही नहीं होता है। आयनिक जो सॉलिड होता है कोवैलेंट गैस होता है, लेकिन ये कोवैलेंट होकर के कैसा होता है, सॉलिड होता है। एक वो मॉलिक्यूल सिर्फ गैस होगा। कौन सा मॉलिक्यूल इसमें गैस हो सकता है, कौन सा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड गैस हो सकता है, जो सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा। और सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन होगा, तो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ ClF। देखिए इतना टेक्निकल क्वेश्चन आता है, रटना बिल्कुल नहीं रहता है ना। गैस इसमें से कौन हो सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इज गैस। हमको क्या देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे, तो क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में तो बिल्कुल कम है बाकी सबों से। तो नीचे उसी में उसी पॉइंट में क्या लिखे थे, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, लिखे एक्सेप्ट ClF which is gas, which is gas, ClF इंटर हैलोजन कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी जितना होगा वो दोनों एलिमेंट के बीच का ही होगा। जैसे आयोडीन और फ्लोरीन, तो IF3 IF5 बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बराबर होगा, तो कोई बराबर करने की जरूरत नहीं। आयोडीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फ्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच होगा, है ना। तो लिख दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड physical properties of inter halogen compounds are intermediate between those of constituent halogen atom, constituent halogen atom। Next, interhalogen compounds are more reactive. Interhalogen compounds are more reactive than halogen molecule except F2, except F2, है ना। since they have weak strength of bond, weak strength of bond। समझ गए क्या लिखे, I और Cl के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी आयोडीन के कंपैरिजन में या क्लोरीन के कंपैरिजन में। ये छोटा बात ना लिखे, ये बड़ा बात लिखे। आयोडीन और फ्लोरीन कंपाउंड है, मान लो IF ICl,
पूछ रहा है कि ये कंपाउंड आयोडीन से या क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कम। हम लोग का जवाब है कि ICl इज लेस रिएक्टिव, नहीं नहीं, ICl इज मोर रिएक्टिव देन आइदर I2 और Cl2। कारण बताया गया कि इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो इससे और इससे कमजोर होगा, है ना। यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, तो फ्लोरीन, सिर्फ बच जाएगा फ्लोरीन, है ना। ये फ्लोरीन की आप देखे हैं बॉन्ड लेंथ से नहीं, लोन पेयर के वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, इसलिए एक्सेप्शंस में, है ना। तो ब्रैकेट में लिख दिए एक्सेप्ट फ्लोरीन लिखे थे ना, वेरी लेस यानी सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में, और ऐसे भी हाइड्रोजन में किसका होगा, F2, है ना। F2 हैज वेरी वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ। है ना। हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्टिविटी एक्स डैश की ज्यादा होगी, चाहे तो X2 से और चाहे तो X2 से, है ना, केवल फ्लोरीन छोड़कर, F2 को छोड़कर। और यदि पूछा जाए कि इंटर हैलोजन कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड सारे के सारे डायमैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन सब तो पेयर ही होगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट, X डैश मॉलिक्यूल undergoing disproportionation, रिएक्शन लिख दिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड मॉलिक्यूल, X डैश मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स undergoing disproportionation reaction, X dash plus water HX plus HOX dash when react with water। है ना। जैसे ClF रिएक्ट करके पानी से क्या बनाएगा, तो यहाँ लिखा है HCl प्लस HOF। कभी कभी प्लग इन प्लग आउट वाला मामला चलता है, तुम में सवाल पूछते हैं, है ना। BrF तो HBr प्लस HOBr, है ना। हाइड्रोलिसिस करते हैं तब यही तरीका है कि HOF जैसे बना तो हाइपोहाइलिक एसिड HOCl भी बनता है, HOBr भी बनता है, HOClO भी बनता है, HOClO2 भी बनता है, HOClO3 भी बनता है।
जिसका स्ट्रक्चर होता है HOCl, 2 2 4 2 6 1 7, HOCl 2 2 4 2 6 1 7, एक ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, है ना। या सीधा डबल बॉन्ड भी आप देते हो यहाँ पे, ऐसा वाला डबल बॉन्ड, कैसा, ऐसा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन उधर ऑक्सीजन का छोर रहेगा, HOClO2, है ना। लोन पेयर दिखाते हुए इससे पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। HOClO3, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा ही होगा। ये लगता है बच्चिया सही कर रही थी भाई, छोटा वाला बड़ा वाला HFHOCl कर लेना था, यही बोल रही थी ना। उल्टा लिख दिया। सही बता रही थी, HCl और HCl बनाने का आदत थोड़ा सा गड़बड़ है। HF और HOCl, यहीं से HOCl लेके आगे बढ़ना था, तो यहाँ भी गड़बड़ ना हो गया होगा। CLF का एग्जाम्पल बंद करना होगा, इस CL के एग्जाम्पल देने की वजह से HF बना देने का मन, HCl बन गया, अगले बार से ध्यान रखें। ठीक है, और उसको छोटा बड़ा साइज से नहीं याद रखना है, उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से याद रखना कि ऑक्सीजन के साथ यदि जोड़ना है तो हम लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को जोड़ेंगे, है ना, तो उससे ज़्यादा आसान रहेगा, साइज से कंफ्यूजन होते ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसमें यदि पूछा जाए तो ऑक्सीजन है सबसे, ये ClO3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मैक्सिमम एसिडिक पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसमें भी बता देते है ना। सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4, नाम क्या पढ़िएगा, पर क्लोरिक एसिड, है ना। ऐसे ही बनता है HiO4, तो क्या नाम पढ़िएगा, लेकिन जानते हैं अकेले में आप लोग पढ़ देते हैं पीरियोडिक एसिड, जैसे पीरियोडिक टेबल, तो उसे नहीं पढ़िएगा, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। हो गया सारा बात तो कर ही ली है। कौन सी स्टार्ट करना है, यहाँ चैप्टर कौन सा पढ़ना है,